Hello, this is Vikram Verma from New Scientist Stephen Public School Unit 3rd, and today I am going to finish the chapter of geography from class 8, that is the resource. Now, the division of natural resources on the basis of origin. Biotic resources. All the living things that are included in biotic resources. These are also called the organic or the living resources. All type of plant, animal are the example of the biotic resources of the earth. They can be reproduced. है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर मैंने फर्दर कैटेगरी आप लोगों को बताई, द डिवीजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स का फिर से हम यहाँ पर डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं और ओरिजिन के बेस पर। तो देयर आर टू टाइप्स, द वन इज़ द बायोटिक एंड अदर वन इज़ द अबायोटिक। सो बायोटिक तो वो सारे लिविंग थिंग्स किसके अंदर आते हैं, आर इंक्लूडेड इन द वर्ड बायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्स के अंदर क्या आते हैं, आपके लिविंग थिंग्स आते हैं, है ना। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक और द लिविंग रिसोर्सेज। हम इनको ऑर्गेनिक रिसोर्सेज या फिर लिविंग रिसोर्सेज भी कहते हैं। सारे प्लांट्स और एनिमल एग्जाम्पल हैं आपके किसके, बायोटिक रिसोर्स के, है ना। और ये दोबारा रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, है ना, रीजनरेट हो सकते हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज, तो एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, है ना। दीज आर ऑल्सो नोन एज द इनऑर्गेनिक और द ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और द नॉन लिविंग रिसोर्सेज, है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं, मतलब जैसे कि हमने बायोटिक के बारे में बात किया कि दीज आर द लिविंग थिंग्स, तो जो एबायोटिक है दैट इज़ उसका अपोजिट है बिल्कुल, है ना। तो अबायोटिक जो है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना। तो इसको हम उसको ऑर्गेनिक कहते तो इसको इनऑर्गेनिक कहेंगे। वो लिविंग रिसोर्सेज था, ये तो ये नॉन लिविंग रिसोर्स होगा। तो हम इन शॉर्ट में कहते हैं कि जो अबायोटिक रिसोर्स है वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, और वो इनऑर्गेनिक या फिर नॉन लिविंग रिसोर्सेज है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल हैं आपके सॉइल, मिनरल्स, रॉक्स, ये सारे इसके सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और इनको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, है ना। ऑन द अदर हैंड द बायोटिक्स रिसोर्सेज आर कैन बी रिप्रोड्यूस्ड। डिवीजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी। तो जो हम बात करेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो फिर से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं उनकी रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली आर called the renewable resources. These resources are unlimited, है ना। solar energy, water that is the hydro energy, wind energy, है ना। these are the examples of the renewable resources. On the other hand, non-renewable resources. Non-renewable resources are those resources that have limited stock. These resources sooner or later will be used up. If these resources once exhausted, then they cannot be replenished in the short period of time. Na? So, which to non-renewable resources which are used only one time. Once they are exhausted, they cannot be used again. For example, the petrol that we are using, and the kerosene we are using, the coal, these coal also an example of non-renewable resources, and the example of the renewable resources which can be used further, है ना, जो दोबारा यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना, दे कैन गेट रिन्यूड, है ना। तो एग्जाम्पल्स क्या थे इसके, जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी बताया था, इसके एग्जाम्पल्स थे सन एनर्जी, है ना, वाटर यानी हाइड्रो एनर्जी या विंड एनर्जी। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोज आर विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, है ना, कोल, पेट्रोल, डीजल, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Now, human-made resources, the resources that are created from the natural substances by the human being to produce valuable product that can satisfy the need of the people are known as the human-made resources. The road, railway system, buildings, parks, offices, and are the example of human-made resources. So, what are the human-made resources that are created from the natural substance by the human being to produce the valuable product, and that can also satisfy the need of the people, that is the human-made resources. And the examples are road, railway, building, parks, and offices.
We can also take some examples. Iron ore is a less useful in its raw form, है ना, while it is very useful when it turned into some product like the machine, car or buses or even a hammer. So when a natural resource is converted into any commodity with the human effort and technology, it will become more useful for us. Human resources. Next topic is human resources. So human resources refers to the number as well as the physical and mental ability of the pupil. Only human resources can make efficient use of resources through the proper management and their utilization. They also contribute to the development of the various resources. So what is human resources? Human resources refers to the number as well as the physical and the mental ability of the pupil. So what is human resources? The number of the pupil, that is the physical, their physical and the mental ability. So the mental and the physical ability of the number of people, that is the human resource, है ना. So with the efficient and effective utilization of the resources and through the proper management, है ना, the human can change the raw material into a useful commodity, है ना. So many examples are there around us. We can also take many examples, and we have already discussed so many examples. Now the human resources, the teachers that are teachings in the school, the in the office, we can say so many employees are working in the offices, है ना. These are the example of human resources. The engineers, the doctors, the scientists, these all are the examples of the human resources. Without these, the utilization of the resource cannot be possible. So the best example of the human resource is the people. Those are working in the organization, those are working in the offices, and are the example of the human resources. Human resources are the most significant resources of the earth. In this way, human qualities should be improved so that they created more and more valuable product. Health and education help in making pupil a valuable resources, improving the quality of pupils skill so that they'll able to create more resource is known as the human resource development. तो चलिए इस बात को और थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ कि अगर हम ह्यूमन क्वालिटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, है ना, तो हमें और भी ज़्यादा वैल्यूबल प्रोडक्ट को क्रिएट कर पाएंगे. जैसे कि हेल्थ, और अगर हम एजुकेशन को हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं या एजुकेशन को इम्प्रूव करते हैं, तो हमारा जो रिसोर्स है वो और भी ज़्यादा, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, वैल्यूबल हो जाएगा, है ना. तो अगर हमें पीपल के स्किल को, उनकी क्वालिटी को अगर हम इम्प्रूव करते हैं, तो हम ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर पाएंगे, और इस पूरे फिनोमेने को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. Now the next topic is the conservation of the natural resources. The conservation of the natural resources refers to the careful management and the control of the resources so that they could be renewed and continue in use, है ना. तो conservation of natural resources का क्या मतलब होता है? जो natural resource को हमें carefully उनका management करना और कंट्रोल करना रिसोर्सेज को, ताकि वो दोबारा से रिन्यू हो सकें और वापस से कंटिन्यू यूज़ में आ सकें. तो कुछ स्टेप्स हैं, अगर हम फॉलो करें तो हम कंजर्व कर सकते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल मेंटेनिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, मिनिमाइज द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम, understanding the interconnection between the economy, society and the environment, recycling and reusing of the various resources is also very essential. Maintaining a fair distribution of resources and opportunity for the present as well as the future generation, है ना. तो these are the steps. If we just following these steps, we can conserve our natural resources. जैसे कि पहला मैंने बताया था meeting the diversity of the life. Diversity means होता है आपका भिन्नता,
है ना। और डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी के बारे में या डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो इसको हमें मेंटेन करना होता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं या एनिमल हैं, तो हमें इनको क्या करना है, इनको कंजर्व करके रखना है ना। अगर हम इनका ज़्यादा अगर हम इनको क्या कहते हैं, इनकी हंटिंग करेंगे या इनका शिकार करेंगे, है ना, या फिर इनको हम ओवर यूज़ करें, जैसे नेचुरल रिसोर्स है उसमें सॉइल है आपका या फिर कोल है या डीजल है या नेचुरल गैसेस है, अगर इनका हम ओवर यूज़ करते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, तो हम इनको मेंटेन नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर हमें डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है तो हम इनका कम से कम यूज़ करना होगा, है ना, सिग्निफिकेंस यूज़ करना होगा। ये सिग्निफिकेंस है ये हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंस है हमारे लिए इस चीज़ की। तो कंजर्वेशन को कंजर्वेशन अगर हमें करना है नेचुरल रिसोर्स का, तो हम मेंटेन करनी होगी डाइवर्सिटी। दूसरा ये है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, उसको हमें ज़्यादा डैमेज नहीं करना है ना। जैसे कि अगर हम ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं तो हमारी जो ओजोन लेयर है अर्थ की, है ना, वो कम होती है ना। तो वो कम होती है, वो किसकी वजह से कम होती है, पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से। अर्थ का जो टेम्परेचर है ना, वो हर दिन बढ़ता है ना। जब हम क्लोरोफोरो क्या कहते हैं, जब और भी चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम अपने ऑफिस में एसी यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ केमिकल ऐसे क्या कह कुछ केमिकल, कुछ गैसेस हम कह सकते हैं कि ऐसी रिलीज़ होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाई डे बढ़ता जाता है ना। तो वो भी हमारे अर्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम पॉल्यूशन बढ़ाते हैं तो वो भी हमारे अर्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें क्या कहते हैं, डैमेज को, जो नेचुरल जो डैमेज है उसको हमें रोकना होगा। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ना, उसको अगर हमें ठीक रखना है तो उसके डैमेज को हमें कम से कम करना होगा, उसके डैमेज को हमें रोकना होगा, है ना। अगला पॉइंट था रिसाइकिल करना और रीयूज़ करना वेरियस रिसोर्सेज को। ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए ऐसा है कि हमारा जो रिसोर्स है वो ऐसा नहीं है कि कभी ख़त्म नहीं होंगे। रिसोर्सेज जो हैं वो डेफिनेटली कभी ना कभी ख़त्म होंगे ही अर्थ पर। तो इन रिसोर्सेज को अगर हम केयरफुली यूज़ करें, जैसे कि हमारे घर पे जो न्यूज़पेपर आता है ना, अगर हम एक बार न्यूज़पेपर को पढ़ के फेंक दें तो वो फिर हमारा रिसाइकिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम उसी न्यूज़पेपर को अपने घर में यूज़ करते हैं दोबारा पढ़ने के बाद, है ना, तो हम उसकी रिसाइकलिंग कर रहे हैं, है ना। तो हमें रिसाइकलिंग और रीयूजेस करने हैं अलग अलग रिसोर्सेज के, ताकि फ्यूचर में होने वाली जो क्या कहते हैं डिमांड है वो पूरी हो पाए, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रिसाइकिल करना है और रीयूजिंग करना है वेरियस रिसोर्सेज का, ठीक है। इसके अलावा हमें मेंटेन करना है एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स का, है ना, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर जनरेशन, ताकि फ्यूचर जनरेशन और जो प्रेजेंट जनरेशन दोनों हैं, है ना, उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो पाए, पूरी हो पाए, ठीक है। कुछ और भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बचाने के लिए कुछ और भी इसके फीचर हैं, जैसे कि लेट मी टेल यू, द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज इज असेंशियल for the sustainable of all forms of life, because sustenance is more or less linked with the sustainable development. The sustainable development refers to overall development of a nation, especially without damaging its natural environment. Such development should also be supportive for coming generation, है ना। और उसके मेन फीचर क्या हैं, जैसे कि अब मैंने बताया आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया, है ना, कि डेवलपमेंट तो हमें करना है लेकिन ऐसा डेवलपमेंट करना है जिससे हमारी प्रेजेंट जो नीड है वो भी फुलफ़िल हो और जो फ्यूचर जो नीड है वो भी फुलफ़िल हो। तो डेवलपमेंट तो है लेकिन ऐसा डेवलपमेंट, है ना, पूरे हमारे नेशन को ओवरऑल ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम डैमेज नहीं करें हमारे किसको, नेचुरल रिसोर्स को, है ना। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो सपोर्टिव होगा हमारी कमिंग जनरेशन के लिए, है ना। और उसके क्या कहते हैं जो मेन फीचर्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ मेन फीचर्स मैं आपको एलोबरेट करने वाला हूँ यहाँ पर। जैसे कि पहला फीचर है यहाँ पर केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम रिसोर्सेज को केयरफुल यूटिलाइज करें, है ना, ओवर यूटिलाइजेशन ना करें हम रिसोर्सेज का, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। कंजर्व करें हम अपने रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए, ओवर यूज़ ना करें, मतलब ये कंजर्व का मतलब यहाँ पर है ओवर यूज़ ना करें हम उस रिसोर्सेज को, तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा पाएंगे, ठीक है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, डेफिनेटली अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं तो इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना। वी हैव टू कंजर्व द
अर्थ डाइवर्सिटी ऑल्सो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अर्थ की डाइवर्सिटी को हमें कंजर्व रखना है, ठीक है ना। मिनिमाइज द डेप्लीटेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स के डेप्लीटेशन को भी हमें यहाँ रोक के चलना है ना। इनेबल द कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, है ना। तो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनको भी हमें हेल्प करके चलना है, और अलग अलग कम्युनिटीज़ की खुद की ये क्या कहते हैं जिम्मेदारी, मैं समझता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो खुद ही जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका जो यूज़ है ना, बहुत सिग्निफिकेंटली यूज़ करें, वो उनका बहुत केयरफुल यूटिलाइजेशन करें, है ना, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, है ना, वो उसके लिए सपोर्टिव रहे। तो इस टाइप से, जैसे कि मैंने बताया कि जो कंजर्वेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, या फिर जो मैं कह सकता जैसे जैसे दूसरा मैंने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए और ह्यूमन बींग्स के